तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी और सभी ने अच्छे से दिवाली मनाई होगी। खुशियों का ये त्यौहार है, लेकिन जुर्म की दुनिया के कुछ लोग इन त्योहारों में भी क्या कुछ कर देते हैं, सोच कर ही अजीब लगता है। कल दिल्ली में एक बहुत ही अफसोसनाक हादसा हुआ। एक चाचा और भतीजे और अपने छोटे बेटे के साथ वो शख्स घर के बाहर दिवाली मना रहा था, कुछ फुलझड़ियाँ छोड़ने की तैयारी कर रहा था। सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ कैद है। तभी तीन लोग दो स्कूटर पर आते हैं। बाकायदा उनमें से एक उस शख्स के पैर छूता है। पैर छूने के बाद अचानक जब वो शख्स घर के अंदर जा रहा होता है, तभी दूसरा शख्स कमर से पिस्टल निकालता है और ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर देता है। उनमें से भी एक भतीजा था, वो अपने ही चाचा को मारने के लिए आया था। और जब वो अपने चाचा को गोली मार देता और छोटा सा नाबालिग भतीजा दूसरा वो खड़ा हुआ देख रहा, अचानक जब उसे कुछ समझ में आता है तब वो कातिल के पीछे भागता है। लेकिन जब वो पीछे भागता है तो हत्यारे उसे भी गोली मार देते हैं और इस तरीके से एक चाचा भतीजे की मौत हो जाती है। पूरी वारदात कैमरे पर। सिर्फ 70,000 रुपये की ज़मीन के एक टुकड़े के लिए एक लड़ाई चल रही थी परिवार के अंदर और चाचा भतीजा के अंदर। और उसमें एक चाचा को एक भतीजा मार डालता है और एक दूसरा भतीजा अपने उसी चाचा को मरते हुए देखकर उन कातिलों के पीछे भागता है और अपनी भी जान दे देता है। अफसोसनाक कहानी थी। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। एक निहारिका नाम की लड़की थी, ठीक ठाक परिवार से, पढ़ने लिखने में बहुत तेज, लेकिन छोटी उम्र में ही उसके पिता की मौत हो गई। अब निहारिका धीरे धीरे बड़ी होती है। पढ़ाई में चूँकि बहुत ब्रिलियंट थी, कॉलेज में दाखला मिल जाता है। इंजीनियर बनना चाहती थी, इंजीनियर बन जाती है। इंजीनियर बनने के बाद जब वो कॉलेज से बाहर निकलती है, बड़ी बड़ी कंपनियों में अपना रिज्यूमे भेजती है, नौकरी मिलती है। एक के बाद एक कई कंपनी छोड़कर अपनी तरक्की की तरफ आगे बढ़ रही होती है। इसी दौरान में कम उम्र में ही निहारिका फिर तय करती है कि अब घर बसा लिया जाए और वो शादी कर लेती है। उस शादी से एक बच्चा होता है। कुछ दिनों बाद अचानक शादी में पति पत्नी के रिश्तों में कुछ कड़वाहट आ जाती है। निहारिका अपने उस हस्बैंड से डिवोर्स ले लेती है। अब इसके बाद फिर से वो अपनी नौकरी के ऊपर फोकस, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन इसके बाद किसी काम के सिलसिले में उसे हरियाणा आना होता है। निहारिका तब तक बेंगलुरु में रह रही थी, तो बाद में फिर उसे हरियाणा आना होता है। हरियाणा आने के बाद कुछ किसी से मुलाकात होती है, उसे फिर से प्यार होता है और वो एक और शख्स से शादी कर लेती है। ये उसकी दूसरी शादी थी। अब हरियाणा में इस दूसरी शादी के बाद वो ठीक ठाक थी। उसने सोचा बेंगलुरु छोड़कर हरियाणा में ही शिफ्ट हो जाऊँ। वो रहने वाली हालांकि बेंगलुरु की थी। लेकिन कुछ वक्त बीता, अचानक एक रोज़ जो दूसरा पति था वो धोखेबाज निकला। एक फाइनेंशियल स्कैम में, एक आर्थिक धोखाधड़ी के केस में जब वो पकड़ा गया पति, तो उसने सारा इल्ज़ाम अपनी पत्नी के धर यानी निहारिका के सर पर रख दिया। चूँकि वो सारे, एक तो वो इंजीनियर थी, ठीक ठाक सब कुछ जानती थी, तो जो लिखा पढ़ी में जो भी कागजी कार्रवाई थी वो सारी जिम्मेदारी उसने अपनी पत्नी के नाम पे कर रखा था। तो जब पुलिस ने जांच की तो हर जगह दस्तखत निहारिका के। पुलिस ने निहारिका को अरेस्ट कर लिया। पति ने उसे धोखा दिया था। अब निहारिका हरियाणा की एक जेल में पहुंच गई। हरियाणा की जेल में रहने के दौरान उसे बड़ा अफसोस हुआ। पहला पति डिवोर्स दे चुका था, दूसरा पति धोखेबाज निकला, उसने जेल तक पहुंचा दिया। और इसी हरियाणा की जेल में रहने के दौरान उसकी मुलाकात एक दिन अंकुर राणा नाम के की माँ से होती है। चूँकि निहारिका हरियाणा की महिला जेल में थी, महिला और पुरुष अलग अलग होते हैं, तो वहाँ उसकी मुलाकात एक महिला से हुई। उसने उसकी कहानी सुनी, उससे हमदर्दी जताई। फिर उसने कहा कि तुम बाहर आओगी, हमारा बेटा तुम्हारी मदद करेगा। बेटे का नाम था अंकुर राणा। इसके बाद निहारिका बाहर आती है, अंकुर राणा से मिलती है। थोड़े दिनों बाद अब उससे अंकुर राणा से भी प्यार हो जाता है। ये उसकी ज़िंदगी में दो शादी के बाद तीसरी मोहब्बत थी। लेकिन अब उसने कई जख्म खा लिए थे, बहुत कदम फूक फूक कर रख रही थी। उसे लगा अब हरियाणा में रहना ठीक नहीं है, वापस वो अपने शहर बेंगलुरु लौट जाती है। बेंगलुरु जाने के बाद वो फिर से एक कंपनी में नौकरी करना शुरू कर देती है। इत्तेफाक से इस बार उसी कंपनी में नौकरी करने के दौरान उसकी मुलाकात एक बिजनेसमैन से होती है।
उस बिजनेसमैन का नाम था रमेश, उम्र 54 साल, निहारिका करीब 30 की, 24-25 साल की उम्र में दोनों में फ़र्क। लेकिन रमेश निहारिका का बहुत ख्याल रखता था, दोनों दोस्त थे, बातचीत होती, पर रमेश भी शादीशुदा था। धीरे धीरे वक्त बीता। अब जब निहारिका ने देखा कि रमेश उसके ऊपर काफ़ी पैसे खर्च कर रहा है, फिर उसे पता चला कि फाइनेंशियली वो बहुत साउंड है, बहुत पैसे वाला है, तब निहारिका ने कहा कि अब वो गलती नहीं करेगी, किसी अमीर शख्स से अब शादी करके वो अपनी ज़िंदगी ठीक ठाक बिताएगी। इसी के बाद रमेश की दौलत को सामने रखते हुए उसने उसकी उम्र को किनारे किया और रमेश से शादी कर ली। रमेश पहले ही तैयार था। अब निहारिका की यह तीसरी शादी थी और निहारिका रमेश की दूसरी बीवी थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन निहारिका ने सिर्फ दौलत के लिए शादी की थी। उसे ये दौलत चाहिए थी। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि ये दौलत शायद सारे उसके हिस्से में ना आए, क्योंकि पहली बीवी का भी हक है। तब निहारिका ने एक रोज़ रमेश से कहा कि तुम मुझे अपनी जो भी प्रॉपर्टी उसमें से एक दे दो। एक प्रॉपर्टी उसने पसंद की रमेश की, उसकी कीमत थी 8 करोड़ रुपए। रमेश ने कहा कि ये सब कुछ तुम ही लोगों का है, क्यों? लेकिन निहारिका को ये मालूम था सेकंड वाइफ होने के नाते शायद उसको ये मिले नहीं है, कल को रमेश को कुछ हो गया तो फिर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अब उसे लगा कि इससे पहले कि वसीयत हो जाए या कुछ और हो जाए, रमेश को ही रास्ते से हटा देते हैं, तो कम से कम वो 8 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है वो उसके हिस्से में आ जाएगी। अब आइडिया तो आ गया, करें कैसे? तब उसने पूरी प्लानिंग की और इसी प्लानिंग में फिर उसे याद आया हरियाणा का अपना वो दोस्त पुराना अंकुर, जिसकी माँ के साथ वो जेल में थी। उसने अंकुर को फ़ोन किया और उसने कहा कि देखो ऐसे ऐसे काम है, अपने पति को ही रास्ते से हटा देती हूँ, 8 करोड़ आएंगे, फिर हम दोनों कहीं दूर अपनी ज़िंदगी भी बिताएंगे। यानी अब निहारिका चौथी शादी की तैयारी कर रही थी अंकुर के साथ। पता नहीं करनी थी कि नहीं, लेकिन इस बात में अंकुर आ गया। उसने कहा बताओ क्या करना है? उसने कहा कत्ल करना है। अंकुर हरियाणा में था। निहारिका ने उसे फ़ोन करके कहा कि तुम 1 अक्टूबर को बेंगलुरु आ जाओ। 1 अक्टूबर को अंकुर बेंगलुरु पहुंच जाता है। उसके बाद वो उसे एक जगह ठहराती है और फिर 2 दिन बीत जाते हैं। अब तारीख आ जाती है 3 अक्टूबर, 3 अक्टूबर। वो एक दिन रमेश से निहारिका कहती है कि चलो घूमने चलते हैं, मैं तुम बहुत ज़माना हो गया लॉन्ग ड्राइव पे कहीं गए हुए, और कार से चलते हैं। रमेश तैयार हो गया। इसके बाद ये लोग निकलते हैं। रास्ते में बहुत दूर पर एक ढाबा या किसी आप छोटे मोटे होटल को समझिए गाड़ी रुकती है। प्लान के हिसाब से वहाँ अंकुर पहले से मौजूद था। वहाँ अंकुर मिलता है, फिर निहारिका उसका परिचय कराती है कि ये हरियाणा में हमारा जानने वाला है। रमेश को अंकुर और उसके रिश्तों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। रमेश को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। निहारिका कहती है कि इसे हम अपने साथ ले चलते हैं, इसे भी वहाँ हैदराबाद के पास कहीं ड्रॉप कर देंगे। रमेश कहता है ठीक है। इसके बाद अब वो तीनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। इसी दौरान में जूस में कुछ बेहोशी की दवा मिलाकर रमेश को निहारिका पिला देती है। रमेश बेहोश हो जाता है। अंकुर और निहारिका फिर मिलकर रमेश का गला घोंटते हैं कार के अंदर ही। अब कार के अंदर गला तो घोंट दिया, इसके बाद अब लाश कहाँ ठिकाने लगा है, तो दोनों लाश को डिक्की में रखते हैं और कहते हैं कि बहुत दूर ऐसी जगह ले जाकर फेंके कि किसी को पता ना चले। और इसके बाद उस कार को लाश में रखकर कुल 840 किलोमीटर का सफ़र अंकुर और निहारिका तय करते हैं। 840 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद एक कर्नाटक में ही एक कॉफ़ी की पूरी खेती थी, आप टी गार्डन जैसे कह सकते हैं। तो वहाँ पर वो ले जाते हैं। वहाँ एक सुनसान जगह मिलती है, वहाँ लाश को बाहर निकालते हैं, उस पर पेट्रोल डालते हैं, पूरी तरह से आग लगाते हैं, और फिर जब उन्हें यकीन हो जाता है कि लाश जल चुकी, तो फिर दोनों गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। ये बात है 3 अक्टूबर की। अब दोनों अपने अपने घर लौट आए। इधर 2 दिन बीत गए, रमेश घर नहीं लौटा। पहले बीवी को फिक्र हुई, उसने बेंगलुरु में कंप्लेंट लिखा दी मिसिंग की। अब पुलिस उधर ढूंढ रही है। इधर अचानक तेलंगाना पुलिस को, ये 2 स्टेट का मामला हो गया, कर्नाटक और तेलंगाना। तेलंगाना पुलिस को एक बुरी तरह से जली हुई ये जो एक
कॉफ़ी स्टेट कोडागू, कोडागू में एक कॉफ़ी स्टेट की जगह है। वहाँ एक किसी शख्स ने लाश देखी, पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस आती है, लाश को देखती है, कत्ल की तफ्तीश शुरू करती है। आसपास कोई चश्मदीद नहीं। काफ़ी मुश्किल के बाद पुलिस फिर देखती है कि जिस जगह ये कॉफ़ी स्टेट है उससे करीब 1 किलोमीटर दूर एक सीसीटीवी कैमरा है और उस कैमरे में एक बेंज कार रेड कलर की वो दिखाई दी जिस दिन ये लाश मिली थी। अब 1 किलोमीटर दूर उस बेंज कार से क्या लेना देना, लेकिन पुलिस, उसका नंबर भी साफ नहीं आ रहा था। फिर हाई रेजोल्यूशन कैमरे के ज़रिए उसका नंबर प्लेट निकाला गया तो पता चला कि ये नंबर प्लेट जो है ये बेंगलुरु का है और इस कार के ओनर का नाम है रमेश। अब पुलिस बेंगलुरु रमेश के घर पहुंचती है। तेलंगाना पुलिस है, बेंगलुरु पुलिस से मदद मांगती है तो वहाँ पता चला कि ऑलरेडी उसकी मिसिंग की रिपोर्ट है। अब क्या करें, कातिल कौन, कुछ पता नहीं। इसके बाद तेलंगाना पुलिस करीब 500 सीसीटीवी कैमरे उस कॉफ़ी स्टेट को जाने वाले तमाम रास्तों पर और तेलंगाना और कर्नाटक के रास्तों पर जो बॉर्डर क्रॉस करते हैं और ये देखने की कोशिश कर रही है कि वो कार कहाँ कहाँ से गुजरी है। 500 सीसीटीवी कैमरे खंगाल डाले, तब एक जगह पर उस गाड़ी के अंदर 2 लोग नजर आए, निहारिका और अंकुर। अब जैसे ही कैमरे में ये दोनों नजर आते हैं, रमेश के घर वालों ये तस्वीर देखते हैं और पहचान जाते हैं निहारिका। पुलिस का शक अब निहारिका के ऊपर है। इसके बाद निहारिका के कॉल डिटेल को खंगाला जाता है, लोकेशन उसका उसी कॉफ़ी स्टेट में मिलता है। कई सारी चीज़ें जब एक साथ मिली तो आखिरकार अब पुलिस निहारिका की तलाश करती है, लेकिन वो बेंगलुरु में भी नहीं है। पुलिस उसके पीछे मुखबिर की फ़ौज को लगा देती है। 15 दिन बीत जाते हैं। 18 अक्टूबर को आखिरकार निहारिका बेंगलुरु पुलिस के हत्थे चढ़ जाती है। जब निहारिका गिरफ्तार हुई तो उससे पूछताछ हुई। पहले तो उसने इधर उधर की बातें बनाई, लेकिन फिर उसने सच्चाई बताई। फिर निहारिका के कहने पर जो अंकुर है उसके बारे में पूछा गया। आखिरकार अंकुर भी हरिद्वार से गिरफ्तार हो गया। वो बेंगलुरु से भागकर हरिद्वार आ गया था। इन दोनों के साथ इस कत्ल को जलाने के लिए जो पेट्रोल और बाकी चीज़ों का इस्तेमाल उस टी कॉफ़ी स्टेट के पास किया गया था, उसमें एक वेटरनिटी डॉक्टर थे रमा मूर्ति, जो निहारिका के दोस्त। पुलिस ने राम मूर्ति को भी गिरफ्तार कर लिया। अब तीनों को गिरफ्तार करने के बाद जब पूछताछ हुई तो कहानी वही आई कि हर शादी ने एक जख्म दिया था निहारिका को और हर शादी के बाद कहीं ना कहीं धोखा महसूस हुआ। फिर उसने तय किया कि कैसे शख्स से शादी करेगी जिसके बाद उसकी ज़िंदगी में कभी पैसे और दौलत की कमी ना हो, और इसी दौलत की लालच में उसने रमेश से शादी की और ये सोच कर किया था कि ये लास्ट होगी। लेकिन इधर रमेश से शादी की दौलत के लिए, लेकिन तब तक वो अंकुर से भी प्यार करने लगी थी। तो यानी कि निहारिका ने 3 शादी की, चौथे से इश्क था। पता नहीं अगर ये सब कुछ प्लान सक्सेसफुल हो जाता तो ये चौथी शादी होती। उधर रमेश की ठीक ठाक जिंदगी थी, घर में बीवी अच्छी, प्यार करने वाली, लेकिन रमेश ने भी दूसरी शादी की। तो इन सारे शादियों के इस चक्रव्यूह और चक्कर के चक्कर में रमेश की जान चली गई और निहारिका अब शायद उम्र भर के लिए जेल पहुंच गई। लालच, हवस, दौलत, कई बार ये चीज़ मैंने पहले भी कही और कई कहानियों में ये लोग भी सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी पर देखते हैं, नॉवेल में पढ़ते होंगे, फिल्मों में देखते होंगे, सीरियल में देखते होंगे कि जब भी कोई दौलत के लिए या फिर इन चीज़ों के लिए कोई जुर्म करता है और आखिर में जब पकड़ा जाता है तो फिर मान लीजिए उसके पास जितनी दौलत वैसे भी जैसे पूरी ज़िंदगी कम से कम एक शराफत के साथ गुजार दे, वो भी इस्तेमाल और ख़र्च करने लायक वो नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वो तो जेल के अंदर जाना है। आप जुर्म करोगे, जेल के अंदर होगे, तो फिर आपकी जो दौलत है वो कोई तीसरा उस पर ऐश करेगा। प्रकाश, जुर्म करने से पहले लोग ये समझ पाते। खैर, कहानी में आज इतना ही। अब कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज नवदीप सिंह संधू, इनका जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे नवदीप। और ये लखविंदर कौर जी और गुरजीत संधू जी के बेटे हैं, तो हैप्पी बर्थडे नवदीप। साथ ही मार्टिना मल्होत्रा, हैप्पी बर्थडे आपको मार्टिना। और ये मुकेश जी की पत्नी हैं और ध्रुव इनके बेटे हैं, मुकेश और मार्टिना के। और ये लोग स्वीडन में हैं। और मुकेश साहब, आप जब भी इंडिया आएंगे, आपने बताया शायद आप आने वाले हैं,
तो पक्का मुलाकात होगी, आपसे वादा है। इसके अलावा गुरमीत, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे गुरमीत, भेजा है हर्षदीप ने। साथ ही अनिल विश्वकर्मा, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे अनिल, और भेजा है रेखा ने। साथ ही मुमताज़ खान, इनका भी आज बर्थडे है, एक हमारी टीम में भी कभी थी, तो मुमताज़ खान हैप्पी बर्थडे, भेजा सलीम ने है। इसके अलावा उस्मान, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे उस्मान, और ये भेजा है करीम ने। साथ ही सुनील सिंह, इनका भी आज बर्थडे, हैप्पी बर्थडे सुनील भाई, और ये भेजा है अक्षत ने। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।